हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बजट के चैप्टर का एक टॉपिक वित्त मंत्रालय की भूमिका को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है भारत में, इस टॉपिक को हमें आज के इस वीडियो में कवर करना है। देखिए दोस्तों, बजट के अगर हम वित्त मंत्रालय की भूमिका की अगर हम बात करें तो जब हमने पहले एक लेक्चर देखा था बजट को लेकर, जिसमें हमने समझा था कि बजट की अवधारणा क्या है और बजट की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से बजट तैयार होता है। जब हमने इसको देखा था तो इस दौरान भी हमने हल्का सा वित्त मंत्रालय की भूमिका को, वित्त मंत्रालय के योगदान को समझा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच की क्रिया का मूल्यांकन। सबसे पहले जिसको नहीं पता वित्त मंत्रालय क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो केंद्र सरकार होती है, वैसे राज्य स्तर पर भी होते हैं वित्त पैसे संबंधित विभाग होते हैं, लेकिन जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे एक वित्त मंत्रालय होता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय होते हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें से एक होता है वित्त मंत्रालय, जो पैसे से संबंधित या जो राजस्व, जो टैक्स वगैरह कलेक्शन होता आता है सरकार के पास, इसकी देखरेख करता है। तो मतलब ये पैसे से संबंधित एक मंत्रालय है जो कि सरकार का एक अहम मंत्रालय है। आपको पता होगा पैसा ही सब कुछ होता है। यकीन मानिए, जो जितना पैसे से शक्तिशाली है, हकीकत में वो उतना ही अच्छा काम कर पाएगा या वो ज़्यादा शक्तिशाली हो पाएगा। तो वित्त मंत्रालय के पास पैसा है, तो इसी कारण से ये मंत्रालय भी काफ़ी शक्तिशाली होता है और इसीलिए इसकी भूमिका भी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग की सूक्ष्म जांच का उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता प्राप्त करना होता है। वित्त मंत्रालय अपने सूक्ष्म परीक्षण के समय पूंजीगत अनुमानों कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए योजना आयोग प्लानिंग कमीशन से परामर्श भी करता है। अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन तो अब है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे नीति आयोग से कर सकता है, या फिर आप इस पॉइंट को काट भी सकते हो। ठीक है, नीति आयोग से परामर्श कर सकता है। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन लग रही है तो इस पॉइंट को काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो योजना आयोग है ही नहीं, अब नीति आयोग कन्वर्ट हो गया इसमें। अब देखिए, अगर हम बात करें वित्त मंत्रालय की, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय जांच करता है किस चीज़ की। जैसे कि अब अलग अलग मंत्रालय क्या होते हैं, देखो अलग अलग मंत्रालय अपना व्यय बता देते हैं। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, लेकिन अलग अलग जो विभाग होते हैं, कई सारे सरकार में तो कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। होम मिनिस्ट्री अलग है, होम मिनिस्ट्री के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट आते हैं। बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग योजनाएं लागू करते हैं। परिवहन मंत्रालय अलग है, परिवहन से संबंधित विभाग अलग है, जो रोड वगैरह को बनवाने से संबंधित चीज़ें वो देखता है। तो वो सब क्या करते हैं, अपना खर्च बता देते हैं वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय उन सभी से जाकर एक बार पूछ लेता है, उनको एक लेटर भेज देता है कि आपका जो भी खर्च है, अगले साल जो भी खर्च होने वाला है, आपने जो भी प्लानिंग की है अगले साल के लिए, वो हमें बता दें। तो सभी मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि हमारा ये खर्च, ये व्यय होने वाला है। व्यय मतलब खर्च, ये व्यय होने वाला है। अब वित्त मंत्रालय क्या करता है, वित्त मंत्रालय इन सभी की जितने भी प्रभाग हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने जो भी व्यय बताया है, जो भी खर्च बताया है, उसमें कहीं कोई मितव्ययिता यानी कि फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही, इसकी जांच करता है वित्त मंत्रालय। समझ में आया? वित्त मंत्रालय फिजूल खर्ची की या अलग अलग विभागों के द्वारा जो व्यय बताया गया है उसमें कहीं कोई फिजूल खर्ची या ज़्यादा खर्च तो नहीं किया जा रहा, इसकी सूक्ष्म गहराई से जांच करता है, सूक्ष्म परीक्षण करता है और अपने अनुसार अपना मतलब एक अनुमान लगाता है कि क्या इतना या कम खर्च में भी ये चीज़ हो सकती है या नहीं, ये भी अनुमान लगाने का प्रयास करता है। पहले क्या था, वो योजना आयोग से सलाह भी लेता था, बट अब नहीं है योजना आयोग, तो अब योजना आयोग का पॉइंट हटाइए। बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के पूर्व उपलब्ध साधनों की सीमितता तथा प्रस्तावित बजट अनुमानों में नीति संबंधी प्राथमिकताओं, पॉलिसी प्रायोरिटीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब बजट को प्रस्तुत करने से पहले जो वित्त मंत्रालय है, ये पूर्व जो साधन उपलब्ध हैं उसकी सीमितता को देख लेता है और एक अनुमान लगा लेता है कि किन किन चीज़ों को हमें पहले प्राथमिकता देनी है। सिंपल सी बात है कि अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग वो अपने खर्च बता देते हैं कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए अगले साल के लिए, हम ये योजनाएं लागू करेंगे।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय के खुद के भी कई सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी अपना खर्च निर्धारित करता है। बट इस दौरान वो अपना रिसोर्स देख लेता है, जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर हम बजट प्रस्तुत कर देंगे और बजट में लिख देंगे कि हम अगले साल ये काम करेंगे, ये योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पास साधन कौन कौन कितने हैं, कितने लिमिट में हमारे पास रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पैसा भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप बजट समझ रहे हैं तो पैसे से संबंधित समझ लो कि पहले ये देख लेता है कि आखिर हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास अभी पैसा कितना है, उसी हिसाब से तो भाई हम सबको उनका खर्च दे पाएंगे। तो बजट पेश होने से पहले इन सभी बातों पर वित्त मंत्रालय ध्यान देता है। नई योजनाओं के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित विभाग को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य है यानी कि अनिवार्य है, अब तक इस प्रकार के व्यय के अभाव में कार्य कैसे चल रहा था, किन कारणों से अब इस व्यय की आवश्यकता महसूस हुई, अन्य स्थानों पर इसके बिना काम कैसे चलता है, प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहाँ से प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मिड डे मील वगैरह हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में, तो अब कई विभाग ऐसे हैं जो मिड डे मील की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। अब ये योजनाएं बहुत लंबे समय से लागू हैं, तो ये नई योजना तो नहीं हुई, तो इसमें जो खर्च आएगा वो तो ऐड होगा ही होगा, वो तो उतना तो वित्त मंत्रालय उस विभाग को देगा ही देगा, क्योंकि ये परियोजनाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं। इसके अलावा दूसरी परियोजनाएं हो सकती हैं जो कई लंबे समय से चल रही हैं, तो उनके लिए तो वो खर्च देते ही देते हैं। लेकिन अब कोई मान लो नई परियोजना आ जाती है, अब नई परियोजना लागू करने के लिए कई बार अलग-अलग जो विभाग हैं वो अलग से खर्च मांगते हैं, अलग से व्यय मांगते हैं कि हमारा इतना खर्च हो जाएगा तो हमें इतना पैसा चाहिए। अब वित्त मंत्रालय के पास ये पावर होती है और वो ऐसा करता भी है, वो अलग-अलग विभागों से कई प्रश्न पूछ सकता है या पूछता है, जैसे कि वो कहता है कि क्या ये जो नया आप खर्च कर या ये जो आप खर्च कर रहे हो, क्या ये अनिवार्य है? इसके बिना काम चल सकता है? मतलब वो पूछता है कि आपने एक योजना हमारे सामने रखी है और आपने इस योजना के लिए इतना-इतना खर्च आपने माँगा है। क्या ये जो आपने योजना हमारे सामने रखी है, क्या इसके लिए इतना खर्च अनिवार्य है? मतलब खर्च ज़रूरी है इतना देना? इसके अलावा ये क्वेश्चन कर सकता है कि अभी तक इस योजना के या इस इतने पैसे के अभाव में ये जो काम था वो कैसे चल रहा था। कई बार होता है ना कि कुछ काम चलते रहते हैं, लेकिन फिर उसी काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कई सारे विभाग। तो ये प्रश्न करता है कि अभी तक आपका इतने कम पैसे में कैसे काम चल रहा था, अब आप और क्यों मांग रहे हैं। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि आखिर कारण क्या है कि अब आपको इस व्यय की आवश्यकता क्यों पड़ गई। मान लो कोई योजना बनाई और उसने किसी विभाग ने कहा कि अब मुझे इस योजना को लागू करने के लिए इतने इतने डैश डैश रुपए की ज़रूरत है, इतने हज़ारों करोड़ों के रुपए की ज़रूरत है। तो वित्त मंत्रालय पूछ सकता है कि आखिर अब इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई है? आप कारण बताइए पहले सही से। तो एक तरह से पूछताछ होती है काफ़ी। अन्य स्थानों पर इसके बिना काम और कोई दूसरा विभाग है या कोई राज्य का कोई विभाग है, तो वहाँ पर ये इस व्यय के बिना कैसे काम चल रहा है, इस खर्च के बिना कैसे काम चल रहा है, आप क्यों नहीं चला पा रहे वैसा मतलब काम। तो यहाँ पे ये भी पूछता है, जैसे कि मान लो कि एक राज्य में कोई या किसी भी राज्य में कोई परियोजना चल रही है, अब आप एक विभाग हो, तो आप एक परियोजना लागू कर रहे हो, तो वित्त मंत्रालय पूछता है कि आप जो परियोजना ला रहे हो या आप जो खर्च मांग रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप खर्च मांग रहे हो, वो दूसरी जगहों पर दूसरे विभागों में उस पर कैसे काम चल रहा है। क्या वो लोग भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं या वो लोग भी बिना पैसे के या थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मतलब इधर उधर का मतलब कि काम चला रहे हैं, तो वो लोग कैसे काम चला रहे हैं आपको बताना पड़ सकता है। प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहाँ से प्राप्त होंगे। और कई बार देखो ऐसा भी होता है ना कि कोई रोड बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो कई बार परिवहन मंत्रालय वगैरह कह देता है कि हम इतना रोड पर चलेंगे लोग, तो हम उससे इतना टोल टैक्स वगैरह काट लेंगे, इतना टैक्स ले लेंगे इस रोड का यूज़ करने के लिए, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा इस रोड का जो भी बनवाई लगी है, मतलब इस रोड के मैन्युफैक्चरिंग में या इस रोड के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैसा लगा है वो हमारा आ जाएगा ओवर द टाइम। जैसे लोग इसका यूज़ करेंगे और फिर कई साल बीतेंगे तो हमारे पास इस रोड का पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगेगा। और होता भी है, कई बार टैक्स लिया जाता है रोड्स वगैरह का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है वित्त मंत्रालय कि आखिर वित्तीय साधन कहाँ से प्राप्त होंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं,
ठीक है, अभी सारी चीज़ें काम आएंगी, माइंड में थोड़ा रिमाइंड रखना, याद रखना, वैसे सारी चीज़ें कंक्लूड होंगी, प्लीज़ बस आप देखते रहें, वीडियो समझ में आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा वित्त मंत्रालय नए मद, कोई भी नई नई वस्तु है, नई योजना है के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करता है। यदि वह मद, वह आइटम मतलब कुछ भी सामान हो सकता है, कोई भी योजना हो सकती है, उस पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं होता तो संबंधित विभाग का मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर मंत्रालय को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अपने प्रयास में असफल रहने पर संबंधित विभाग का मंत्री प्रस्तावित योजना मद पर पूरे मंत्रिमंडल में विचार विमर्श की मांग कर सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे सभी को मानना होता है, अन्यथा असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्ति के समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दें। अब बात को समझिए, जो वित्त मंत्रालय है वो अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है कि ये जो योजना है या ये जो खर्च किया जा रहा है किसी भी विभाग के द्वारा वो सही है और उतना हम दे सकते हैं या उन्होंने सही पैसा मांगा है, वो संतुष्ट करने की कोशिश करता है अपने आप को। हालांकि वो ये भी देख लेता है कि भाई पैसा है या नहीं मेरे पास पहले, और हो सकता है कई बार वो मना भी कर दे। मान लो कई बार वित्त मंत्रालय को लगता भी है कि मेरी जो योजना है वो ज़रूरी है लेकिन पैसा उतना नहीं है, तो वो मना भी कर देता है पैसे के लिए, या कह देता है कि कम पैसे में काम चलाइए। लेकिन फिर भी अब तो हम देखते हैं कि भारत सरकार के पास इतना पैसा रहता है, ऐसा तो है नहीं कि अब पैसा नहीं रहता। तो भारत का जो राजस्व विभाग है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में काफ़ी वृद्धि होती जा रही है। तो नंबर ऑफ डॉलर्स में हम देखते हैं कि कई अरबों डॉलर्स में लगातार वृद्धि हो रही है। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो वित्त मंत्रालय के पास पैसा तो रहता ही है। अब वो बस ये देखता है कि कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही। अपने आप को पूरी तरह वो संतुष्ट करने का कोशिश करता है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ क्या वो जायज़ है या नहीं, कम मतलब ज़्यादा तो नहीं है पैसा, ये सारी चीज़ें वो कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अगर वित्त मंत्रालय किसी चीज़ से सहमत नहीं है, अगर वो मना कर दे किसी चीज़ को कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, इस योजना के लिए इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपने 1 लाख करोड़ मांगा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम तो बस 50,000 करोड़ ही दे पाएंगे और इतना ही जायज़ है, हम इतना ही दे पाएंगे। या फिर हम डायरेक्टली वो मना ही कर दे वित्त मंत्रालय कि हम दे ही नहीं पाएंगे, इस ये परियोजना का भी कोई औचित्य ही नहीं है, अभी इस योजना की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी कह दे। तो अब ऐसे में क्या होगा? जिस विभाग ने वित्त मंत्रालय से पैसा मांगा है, अब वो क्या करेगा? उसको अगर इसने मना कर दिया वित्त मंत्रालय ने, तो वो क्या करेगा? देखो, हर विभाग एक मंत्री के अंडर में होता है और मंत्री का पद तो काफ़ी ऊंचा है ना। मिनिस्ट्री, मंत्री, है ना। संसद, देखो सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये बड़े नाम हैं, लेकिन मंत्री इनसे भी ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक उसके पास पूरा का पूरा एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हालांकि वो भी एक सांसद ही होता है और राज्य स्तर पर वो एक विधायक ही होता है, लेकिन फिर भी मंत्री का एक रोल काफ़ी बड़ा होता है। तो अब मंत्री क्या कर सकता है? अब जिस विभाग को इसने मना किया, वित्त मंत्रालय के जिस विभाग को, वित्त मंत्रालय ने जिस विभाग को मना किया, उस मंत्रालय का संबंधित या उस विभाग का संबंधित मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब इंटरवीन कर सकता है या दखलंदाजी दे सकता है। कैसे? वो अब वित्त मंत्रालय से बोल सकता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मना क्यों कर रहे हो, या वो मतलब ऐसी कोशिश करता है कि वो वित्त मंत्रालय को अपने आप ही अकेले ही जाकर या अपने आप ही बातचीत करके वो सॉल्व करे मैटर को, और जल्द से जल्द हो सके तो वो वित्त मंत्रालय को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। पूरा का पूरा वो कोशिश करता है कि वित्त मंत्रालय उसकी बात से संतुष्ट हो जाए और उसके विभाग को, उसके डिपार्टमेंट को पैसा मिल जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर वित्त मंत्रालय मंत्री की बात से भी संतुष्ट नहीं है, अगर वित्त मंत्रालय मंत्री की बात से भी संतुष्ट नहीं है, अगर उसे लगता है कि वित्त मंत्रालय अगर मंत्री को भी अनदेखा कर दे, मंत्री की भी ना सुने, तो अब क्या होगा? अब मंत्री एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाएगा जिसमें सभी मंत्री होंगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। वैसे तो बाकी मंत्रिमंडल में आप जानती हैं प्रधानमंत्री भी आता है। एक कोर जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो सब के सब होते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। इसमें समझ सकते हो कि असली जो कार्यपालिका है वो यही होती है, यही पूरे सरकार को चलाती है, काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब मंत्रिमंडल में मंत्री का जो भी मुद्दा था उसको रखा जाता है। अब अगर मंत्रिमंडल मंत्री के साथ है, वो कहता है कि भाई मंत्री जी को इतना पैसा मिलना चाहिए, मंत्री जी के डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वित्त मंत्रालय संतुष्ट हो जाएगा और वित्त मंत्रालय को देना ही पड़ेगा उसको पैसा।
लेकिन अगर मंत्रिमंडल भी मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं है, मंत्रिमंडल को भी लग रहा है अरे ये मंत्री तो फालतू की योजना में पैसा लगवा रहा है, इस योजना का अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, या इसमें तो इतना ज़्यादा पैसा लगेगा ही नहीं, ये फालतू में इतना पैसा मांग रहा है, मंत्रिमंडल भी संतुष्ट नहीं है अगर उसकी बात से, तो क्या होगा? तो वित्त मंत्रालय तो पैसा देगा ही नहीं, है ना? वित्त मंत्रालय तो फिर पैसा देगा नहीं। अब ऐसे में मंत्री के पास दो ऑप्शन है, या तो मंत्री चुपचाप बैठा रहे और वित्त मंत्रालय, या अब वो कोई बहस वहस ना करे, चुपचाप बैठा रहे, उसके पास पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब उसे चुपचाप बैठे रहना चाहिए। एक काम ये हो गया। अब दूसरा काम वो ये कर सकता है कि वो त्यागपत्र दे सकता है। देखो, कहने का मतलब है कि अब मंत्रिमंडल ने तो उसका साथ दिया नहीं मंत्री का, तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? मतलब दूसरा ऑप्शन मंत्री के पास यही है कि वो अब त्यागपत्र दे सकता है। अगर उसे लगता है कि भाई मंत्रिमंडल ने उसका साथ नहीं दिया, उसे लगता है कि भाई नहीं मुझे पैसा मिलना ही चाहिए था, अगर वो जिद पर आ जाए तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई त्यागपत्र वो दे सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि मंत्री अगर खुश नहीं है तो वो त्यागपत्र देता है, नहीं तो चुपचाप वो बैठा रहता है। यहाँ पे एक वित्त मंत्रालय की काफ़ी शक्तिशाली भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वित्त मंत्रालय कितना शक्तिशाली है। हालांकि अगर मंत्रिमंडल कह देता कि नहीं भाई मंत्री जी को पैसा मिलना चाहिए, तो वित्त मंत्रालय को मानना पड़ता। वित्त मंत्रालय को सूक्ष्म जांच का अधिकार दिए जाने के दो कारण। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, थोड़े से कारण देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण था कि वित्त मंत्रालय को इतनी ज़्यादा गहराई से जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो दो कारण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको। स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं होने के कारण वित्त मंत्रालय लोगों द्वारा चुकाई गई कर राशियों का अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग करने हेतु अधिक निष्पक्षता से काम लेता है। वित्त मंत्रालय ही अन्य मंत्रालयों के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करता है, फलतः उसे प्रत्येक मंत्रालय के व्यय के औचित्य की जांच का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों जो वित्त मंत्रालय है उसका खुद का कोई खर्च नहीं है। देखो, वित्त मंत्रालय ऐसा कोई विभाग तो है नहीं कि वो रोड बनवाएगा या वो कोई दूसरी परियोजना लागू करेगा, बल्कि वित्त विभाग, जो वित्त मंत्रालय है, वो तो टैक्स को घटाने बढ़ाने से संबंधित फैसले लेता है या कई सारी चीज़ें वो करता है, बजट में शामिल करता है। मतलब उसका अलग से कोई खर्च नहीं होता, तो वो खुद खर्च करने वाला तो एक विभाग है नहीं, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि वो थोड़ा निष्पक्ष है, इसलिए उसको ये अधिकार दिया गया है। साथ में ही जो वित्त मंत्रालय है उसके पास कहाँ का पैसा आता है? उसके पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा होता है। तो उसे ये अधिकार है कि उसके पास जो पैसा आया है, वित्त मंत्रालय के पास जो पैसा आया है, उसको ये अधिकार है कि वो जनता के पैसे को अधिक विवेकता पूर्वक या निष्पक्षता के साथ उसका प्रयोग करे। मतलब जनता का पैसा है तो भाई ऐसा ना हो ना कि कहीं पे फिजूल खर्ची हो जाए। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर वित्त मंत्रालय के पास कैसे जाता है पैसा, वो चीज़ें अलग है दोस्तों। लेकिन वित्त मंत्रालय को पैसा कौन, मतलब किस चीज़ का पैसा उसे मिलता है? तो जनता ने जो टैक्स दिया है वही तो सोर्स है, मेन सोर्स तो वही है ना कि वित्त मंत्रालय को वही तो पैसा उसके हाथ में आता है वित्त मंत्रालय के पास, जिसके तहत वो दूसरे विभागों को पैसा देता है। तो ये जनता का पैसा है, इसीलिए वित्त विभाग पर या वित्त मंत्रालय पर ज़्यादा विश्वास दिखाया जाता है कि वो काफ़ी निष्पक्षतापूर्वक कार्य कर सकता है, क्योंकि जनता का पैसा कहीं फिजूल खर्ची में बेकार ना हो, इसलिए उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो काफ़ी विवेक से, काफ़ी दिमाग लगाकर, सोच समझ कर दूसरे विभागों को पैसा दे। इसके अलावा जो भी साधन उपलब्ध कराए जाते हैं पैसे से संबंधित, यानी कि जो भी पैसा दिया जाता है वो अन्य मंत्रालयों को जो भी पैसा दिया जाता है वो कौन देता है? वो वित्त मंत्रालय ही देता है। इसलिए ये उसको अधिकार होना चाहिए कि वो व्यय के औचित्य की जांच कर सके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वित्त मंत्रालय को ये जो अधिकार दिया गया है, सूक्ष्म जांच का जो अधिकार दिया गया है, वो एक इसी दो कारणों से दिया गया है कि ये जो खर्च है, वो जो पैसा है, ये जो जनता का पैसा है, इसलिए इसका विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, इसलिए उसको ये अधिकार दिया गया है। साथ में ही जो वित्त मंत्रालय है वही अन्य मंत्रालयों को पैसा देता है, जो कि जिससे योजनाएं लागू होती हैं। तो इसलिए उसको ये अधिकार है कि वो सभी मंत्रालय के व्यय के औचित्य, जो भी खर्च किया जा रहा है वो कितना उचित है, इसकी जांच करें। तो इसलिए उसको ये अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं आय के अनुमान की। सारी चीज़ें अभी कंक्लूड होंगी, बस आप यहाँ पे समझिए। आय का अनुमान, जब व्यय के अनुमानों का कार्य पूरा हो जाता है तो सरकारी आय या राजस्व के अनुमान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। बजट के व्ययों को, यानी कि खर्चों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना भी वित्त मंत्रालय का ही कार्य है। कुछ कर स्थायी कर, मतलब टैक्स, यहाँ पे टैक्स है, कुछ टैक्स या कर स्थायी हैं और उनकी दरें
संबंधित कानूनों में निश्चित रहती हैं, परंतु अन्य कर जैसे आय कर, सीमा शुल्क आदि संसद द्वारा प्रतिवर्ष प्राधिकृत किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग केंद्रीय उत्पादन कर से विगत वर्ष में संग्रह की गई सरकारी आय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावित सरकारी आय का अनुमान लगाने के लिए कहता है और इसके आधार पर नए कर लगाए जा सकते हैं, पुराने करों को समाप्त किया जा सकता है अथवा वे घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो वित्त मंत्रालय है वो आय का अनुमान करता है। जब एक बार वो खर्च को देख लेता है, जब वो देख लेता है कि इतना इतना खर्च होना है, तो वो एक बार अपनी आय को भी देख लेता है कि हमें जो पैसा मिलेगा, हम योजनाएं लागू करेंगे, बट हमें पैसा तो एडवांस में चाहिए। एडवांस में जितना हमारे पास है वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो परियोजनाएं वगैरह चलती रहेंगी तो बजट तो हमेशा हर साल तैयार होकर बनता रहेगा। तो उसके लिए वो जिस वर्ष बजट तैयार करता है, जब सभी मंत्रालयों के खर्चों को वित्त मंत्रालय देख लेता है, उसके बाद वो तय करता है कि जो सरकारी आय है, जो राजस्व है, जो टैक्स से जो कलेक्शन होती है, टैक्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो गया, सामान के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया, दूसरे तरीके से जो पैसा सरकार को मिलता है वो सब उसकी वो जांच करती है। वित्त मंत्रालय इसको समझती है कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। इन सभी रिपोर्टों को वो देखती है, कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, किस दर पर हमें अब टैक्स को बढ़ाना चाहिए या टैक्स को घटाना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 3 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को अभी हम देख रहे हैं कि जो टैक्स से संबंधित जो बजट में चीज़ें शामिल की गई हैं कि 3 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स से दूर रखा गया है। अगर किसी की इनकम 3 लाख तक है सालाना, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पर। लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात करें तो 2.5 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति के लिए भी ये था कि वो टैक्स दे। वो बात अलग है कि कोई देता था टैक्स, कोई नहीं देता था, लेकिन फिर भी सरकारी खातों में या सरकारी कागजों में हम यही देखते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स देना अनिवार्य था। और टैक्स की अपनी अपनी दरें होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं। जैसे कि ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा % ऑफ टैक्स लिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख भूमिका है कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले बजट के लिए इनको तय करता है। वो तय करता है कि कितना टैक्स रखना चाहिए, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट या कितना रेट ऑफ टैक्स अब रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो देखता है। इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, कितना शुल्क लगना चाहिए, एक देश से दूसरे देश में जो सामान आता जाता है भारत में, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो देखता है कि कितना शुल्क वगैरह रखना चाहिए या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं शामिल। वित्त मंत्रालय जो आयकर विभाग वगैरह है उनकी सहायता लेता है, उनसे पूछताछ करता है। जो सीमा शुल्क विभाग है, जो बाउंड्री, जैसे कि हम पंजाब से हरियाणा गए या हरियाणा से उत्तर प्रदेश गए तो सीमा शुल्क लगता है ना थोड़ा बहुत। हालांकि जीएसटी आने से सब कुछ एक सा हो गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो विभाग बने उन सभी से वित्त मंत्रालय जानकारी या आंकड़े एकत्रित कर लेता है। आय से संबंधित सरकार के पास कितना इनकम आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इससे संबंधित सारी चीज़ें वित्त मंत्रालय डिसाइड कर लेता है, सारी चीज़ें देख लेता है, समझ लेता है। उसके बाद वो करों को समाप्त कर देता है, किसी टैक्स को वो समाप्त कर देता है, कोई नया टैक्स लगा देता है किसी चीज़ पर, किसी टैक्स में कटौती कर देता है, कम कर देता है किसी चीज़ पर टैक्स, या किसी भी चीज़ पर वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आय से संबंधित वो अनुमान लगाता है। एक बार वो पूरा खर्च देखता है, खर्च से संबंधित हमने यहाँ पे बातें की। एक बार क्या करता है, जो वित्त मंत्रालय है वो देखता है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, वो सारी चीज़ें तय कर लेता है कि कहीं पर कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही। इसके बाद वो देख लेता है कि हमारे पास कितना राजस्व है। उसके अलावा वो देखता है कि इस समय सरकारी आय किस हिसाब से हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ वो देखता है, जांच करता है व्यय की, जो खर्च है क्या वो लीगल खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है, उतने ही पैसे में काम हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कोई मंत्रालय ज़्यादा पैसा तो नहीं मांग रहा, या कम पैसे में भी काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें वित्त मंत्रालय देखता है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय क्या देखता है, वित्त मंत्रालय सरकारी आय का अनुमान करता है कि सरकार की आय कितनी हो रही है, उसमें क्या कमी की जाए सरकार की आय में, या क्या सरकार की आय को बढ़ाने का अगर कोई अच्छा तरीका है तो उसको भी वो लागू कर सकता है। तो सारी चीज़ें ये देखता है आय और व्यय से संबंधित। सिंपल है, आय मतलब कमाई, कितनी इनकम हो रही है, और व्यय कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो वित्त मंत्रालय ही देख रहा है।
तो इससे बड़ी भूमिका क्या होगी। बजट का मतलब ही होता है सब बस देखो, आप योजनाएं या कुछ भी तभी लागू कर सकते हो जब आपके पास पैसा हो, और पैसे की पावर वित्त मंत्रालय के पास है, तो इसीलिए इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी को लेकर इसकी बहुत सारी आलोचना भी होती है। आलोचना आप देख सकते हो जैसे कि बड़े भाई जैसा व्यवहार, बड़े भैया जैसा व्यवहार। दोस्तों अगर आप बात करोगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ना, देखो अगर आप हम लोग बात करते हैं ना कि देश में ये होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, हर 1 किलोमीटर पर एक कूड़ेदान के लिए 1-2 बॉक्स रखे होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति सड़कों पे कूड़ा ना फेंके। कोई भी किसी व्यक्ति को अगर थूकना भी है, कुछ मतलब थूकना भी है तो वो उस डस्टबिन में थूके, तो हर 1 किलोमीटर पर ऐसा हो, हर 500 मीटर पर ऐसा हो। हम लोग कई सारे आइडियाज़ दे सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे आइडियाज़ देख सकते हैं कि पॉल्यूशन कम करने के लिए ऐसे ऐसे सेवाएं शुरू करनी चाहिए। हर घर से जो गाड़ी आती है वो हर घर से ध्यान से कूड़ा कलेक्ट करे, समय पर आए, या थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया जा सकता है और लोगों को शामिल किया जा सकता है परियोजनाओं में। हम बहुत सारी सलाहें दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें सलाह देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे विभाग जो हैं वो ऑलरेडी से बने हुए हैं। एक विभाग नहीं, एक डिपार्टमेंट नहीं है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। एक मंत्रालय नहीं है, कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। अगर उनको उन सबको पैसा मिले तो हो सकता है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही खड़ा होना शुरू हो जाएँ। हम देखेंगे कि इतनी सारी मिनिस्ट्री हैं और उनके इतने सारे काम हैं, और उन सभी कामों को आप देख लो, उनके जितने भी काम हैं, आपको लगेगा कि अरे इससे तो हमारे देश का पूरा उद्धार हो जाए। परिवहन के लिए अलग मंत्रालय है, वो रोड को देखता है, वो सड़कों को देखता है। बट हाँ, हम अब तब भी देखते हैं कि भाई कई गलियाँ, कई सड़कें खराब हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जो अगर सारी योजनाएँ अगर लागू कर दें देश में, तो देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाए। तरक्की का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और देश में काफ़ी मतलब एक तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है। हम कई सारी जैसे कि जो समस्याएँ वो सॉल्व हो सकती हैं, हमारी कई सारी समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं। अब गंगा मिशन शुरू किया जाता है तो क्या पानी को साफ़ करने के लिए ये मंत्रालय नहीं है? है, विभाग है, नहीं है? है, क्यों नहीं है? सब कुछ है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसकी आलोचना की जाती है, जो वित्त मंत्रालय है उसका जो व्यवहार होता है वो बड़े भैया वाला व्यवहार होता है। मतलब ये कि आपको सर झुकाकर छोटे भाई की तरह वित्त मंत्रालय से पैसा मांगना पड़ता है। और इसी आधार पर कई सारे लोग इसकी बुराई भी करते हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं कि अब कई बार ऐसा भी होता है कि वित्त मंत्रालय से कोई विभाग पैसा मांगता है तो वित्त मंत्रालय उसको मना कर देता है, कहता है ये इस परियोजना की अभी ज़रूरत नहीं है। या फिर कई बार वित्त मंत्रालय सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं पर ध्यान देता है जो मुख्य नेताओं के द्वारा, या जो व्यक्ति हैं, जो प्रमुख मंत्री हैं, उनके विभाग हैं, उन्हीं परियोजनाओं पर ज़्यादा वो ध्यान दे देता है। तो ये भी इस आधार पर भी इसकी एक आलोचना की जाती है। और इसकी एक बड़ी आलोचना ये है कि कई बार विभागों को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी कि उनकी आवश्यकता होती है। कई बार विभाग मांगते हैं कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए तभी हम अपनी परियोजना को सही से लागू कर पाएँगे। लेकिन वित्त मंत्रालय कई बार ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भी कई बार उसमें उनके पैसे में उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसमें कटौती कर लेता है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई नियंत्रण तो होना चाहिए कि कहीं फिजूल खर्ची ना हो। लेकिन नियंत्रण तो ये भी हो सकता है ना कि खर्च होने के बाद देखा जाए कि कहाँ-कहाँ सही-सही खर्च हो रहा है या नहीं, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई विभाग सही चीज़ के लिए पैसा माँग रहे हों, है ना? और ये भी तो चीज़ हम कर सकते हैं ना कि हमने आपको इतना पैसा दिया, ठीक है, आपने मुझे समझाया, हमने आपको इतना पैसा दिया। अब आप हमें इसका खर्च का पूरा एक-एक ब्यौरा देंगे, कहाँ-कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। अगर आपका पैसा बच गया थोड़ा बहुत, तो आप जो भी बचा है पैसा, वो आप वापस रिटर्न करोगे। ये सारी चीज़ भी हो सकती हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हैं जो लागू हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना होती है। ज़ाहिर है आलोचना होगी, क्योंकि जो व्यवहार है वो बड़े भैया जैसा व्यवहार है कि अगर इसने मना कर दिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है पैसा मिल पाना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको देखो पढ़ना था कि आखिर वित्त मंत्रालय की भूमिका क्या है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको बस टॉपिक दे दिया है। रिसोर्स अगर आप देखेंगे मटेरियल में तो कुछ वित्त मंत्रालय की भूमिका पर कुछ खास चीज़ें लिखी ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें वैसे आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।